मेरा नाम दिव्या है। मेरे पति की मौत के बाद मेरे बेटे और मेरी बहुएं मेरा ख्याल नहीं रखते थे। वो मुझे बोझ समझते थे। वो अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए थे कि अब उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। मैं अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। मेरे बेटे मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर के सामने एक छोटे से घर में शिफ्ट कर दिया था। मेरी तन्हाई मुझे अंदर से खाती जा रही थी और मुझे किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो मेरे साथ रहें, मुझसे बातें करें, मुझे समझें। मेरे पति की एक दोस्त ने मेरे लिए रिश्ता भेजा और मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। ये बात जब मैंने अपने बेटे को बताई तो उन्होंने साफ मना कर दिया और गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगे कि माँ, आपको शर्म नहीं आ रही? आप इस उम्र में शादी करेंगी? आप क्या चाहती हैं कि हम समाज में मुंह दिखाने के काबिल न रहें? लोग हमें तरह तरह के ताने मारेंगे। हम ये ज़िल्लत भरी ज़िंदगी कैसे जिएंगे? आप ऐसा नहीं कर सकती। आप इस उम्र में शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैंने अपने बेटों की बात नहीं सुनी और शादी के लिए हाँ कर दी और मैंने शादी कर ली। तब मेरे बेटों ने हर तरफ ये खबर फैला दी कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ और अब उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं अपने पति के साथ उनके घर पर ही रहने लगी और खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। और फिर एक साल के बाद जब मैं घर पर अकेली थी तो गेट पर खटखटाने की आवाज़ आई। जब मेरे सारे बच्चे अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश और व्यस्त हो गए। मेरे पति का कुछ टाइम पहले ही देहांत हो गया था और मैं अकेली रहा करती थी। मुझे अपने पति की बहुत याद आती थी और बहुत ही अकेलापन महसूस होता था, लेकिन मैं चुप रहती थी। मेरे दो बेटे थे और एक बेटी थी। मेरे दोनों बेटे एक साथ रहते थे और उनके घर के सामने ही एक छोटा सा मेरा कमरा था और मैं वहीं रहती थी। अगर मेरी बेटी कभी अपने भाइयों के घर आई और मैं उसे अपने पास रुकने का कहती, तो वो मुझे साफ मना कर दिया करती थी और कहती कि माँ, आपको तो पता है मेरा अपना खुद का एक परिवार है, मैं उसको छोड़कर आपके पास कैसे रह सकती हूँ। बस ठीक है, जो चल रहा है उसे चलने दें। मैं कभी कभार आपसे मिलने आ जाती हूँ, बस यही बहुत है। मैंने उसकी तरफ हैरत से देखा और फिर मैं खामोश हो गई। मेरी तन्हाई मुझे अंदर से खाती जा रही थी। पूरा दिन मुझे ऐसा लगता था जैसे एक साल हो और बहुत मुश्किल से गुजरता था। रात तो मुझसे गुजारी ही नहीं जाती थी। मैं कई बार उठती बैठती, इधर उधर देखती, अपने आप से बातें करती, खुद से ही सोचती और फिर सोचते सोचते सो जाती। कोई भी मुझसे बात करने वाला नहीं था। बहुत बार मैं अपनी पोती और पोते से कह चुकी थी कि थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे दिया करो। एक दिन में 1 घंटा ही सही मेरे पास आ जाया करो और मुझसे बात कर लिया करो। लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आता। लेकिन जब मेरे अपने बच्चों के पास ही मेरे लिए टाइम नहीं था, तो मैं दूसरों से क्या शिकायत करती। बस उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में अपनी सारी जिंदगी लगा रखी थी। एक बेटे के घर से सुबह का नाश्ता आता और दूसरे बेटे के घर से दोपहर का खाना और फिर एक बेटे के घर से रात का खाना। बस उनका फर्ज यही तक था और इसके अलावा वो कोई और जिम्मेदारी पूरी नहीं करते थे। और खाना देने भी वो खुद नहीं आते थे। उनके नौकर खाना लेकर आते और फिर जब दूसरी बार खाना लेकर आते तो पहले के खाने के बर्तन लेकर चले जाते थे। मेरा तो खाना पीना भी अब कम हो चुका था। मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती थी। मुझे अपनी जवानी का वक्त याद आता था जब मैं बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मेरे पति जिंदा थे और मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई थी। मेरे 2 बेटे और एक बेटी थी। मेरे बड़े बेटे का नाम राहुल था और दूसरे का नाम अजय था और मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी का नाम अंजलि था। मैंने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं की थी, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की थी क्योंकि मेरे पति की सरकारी नौकरी थी। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनके देहांत के बाद ही मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरे बच्चे अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गए। मेरे पति के एक दोस्त जो हमारे घर अक्सर आया जाया करते थे, उनका नाम रविंद्र सिंह था। उनकी पत्नी के देहांत को 1 साल हो गया था और उनके बच्चे बाहर दूसरी कंट्री में रहते थे। वो भी यहाँ अकेले रहते थे और उनका हाल भी कुछ मेरी ही तरह था। एक दिन अचानक उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी और ये सहारा मुझे एक पति की सूरत में मिल रहा था। मैंने इस बारे में अपने बच्चों को बताया तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है इस उम्र में शादी करने की? आपको सब कुछ हम दे तो रहे हैं, आपकी हर ज़रूरत को हम वक्त से पहले पूरा कर देते हैं, तो फिर आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है?
मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत बिजी रहते हो, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, मुझे एक सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे शादी कर लूँ ताकि मुझे उनका सहारा मिल जाए और उन्हें मेरा साथ। लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी और कहने लगे कि आप इस उम्र में शादी करेंगी, लेकिन आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच रही हैं। समाज में हमारी कोई इज्जत है, आप इस उम्र में शादी करेंगी तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा? तो फिर मैंने उनसे कहा कि तुम लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे एक सहारे की ज़रूरत है और मैं ये अपनी खुशी से ये शादी नहीं करना चाहती। शादी का मतलब नहीं है कि खुशी की खातिर या फिर किसी और वजह से करें। इसका मतलब किसी का सहारा लेना भी हो सकता है। लेकिन तुम लोग ये बात कहाँ समझोगे? तुम लोग अभी बूढ़े नहीं हुए हो, वक्त तो मुझ पर आया है और मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह से अपने इस वक्त को गुजार रही हूँ। मेरे तीनों ही बच्चे मेरे खिलाफ हो गए और उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि अगर आपको ये शादी करनी है तो आप कर लीजिए, लेकिन हम आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे और अगर आपने हमसे कोई भी रिश्ता रखने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो तीनों चले गए। मैंने अपने बच्चों के खिलाफ जाकर उनसे शादी कर ली। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। उनका घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। पूरी दुनिया में जहाँ पर मेरे अपने बच्चों को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, वहाँ इस इंसान को मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र थी कि उन्होंने मेरे दुख का ख्याल किया और मुझे समझा और मुझे सहारा देने के बारे में सोचा। ये उनका एहसान था जो उन्होंने मुझ पर किया। जब मैं अपने घर से उनके घर जा रही थी, तो मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं अपने बच्चों से आखिरी बार मिलूं, उन्हें एक बार देख लूं, लेकिन उन लोगों ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उन लोगों ने मुझे उस वक्त बेसहारा छोड़ दिया जब मुझे उन सब की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन मैं खामोश रही और वहां से चली गई। वो इंसान जो मेरे पति के दोस्त थे, उनका नाम रविंद्र सिंह था। उनकी पत्नी के देहांत को 1 साल हो गया था। उनकी पत्नी को कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी थी। इस वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई और जब से रविंद्र सिंह अपनी जिंदगी अकेले गुजार रहे थे, उनके बच्चे बाहर दूसरी कंट्री में रहते थे और अपनी अपनी फैमिली को लेकर वहीं शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत थी तो उनके बच्चों ने अपने बच्चों का करियर सेट करने के लिए बाहर चले गए थे और रविंद्र सिंह को यहाँ अकेला छोड़ गए। वो यहाँ पर अकेले रहने लगे। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें भी अकेले रहने का दुख अंदर से खाता जा रहा था। उनके बच्चे सालों बाद उनसे मिलने आते और फिर 1-2 हफ्ते रुककर चले जाते। उनके बच्चे उनसे बहुत बार कह चुके हैं कि आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन रविंद्र सिंह ने अपने देश को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। वो कहते कि अगर इंसान को वहां जाकर मौत आ जाए तो उसे अपने वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। इसलिए रविंद्र सिंह जी चाहते थे कि अगर वो मरे तो उन्हें अपने देश की मिट्टी नसीब हो और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्हें दूसरी कंट्री में जाने से रोक रही थी। वैसे तो यहाँ भी उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हर महीने उनके बच्चे उन्हें अलग अलग पैसे भेज दिया करते थे, जिससे उनका बहुत ही अच्छे से गुजारा हो जाता था। और अब मेरी और रविंद्र की शादी को 1 साल होने वाला था और इस 1 साल में मैंने अपने बच्चों को बहुत याद किया, क्योंकि बच्चों की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर पाता। लेकिन उनके साथ रहने में मैं खुद को हर वक्त बेबस और लाचार महसूस करती थी और अब यहाँ पर मेरी ऐसी हालत नहीं थी। और रविंद्र सिंह ने न सिर्फ मुझे सहारा दिया, बल्कि मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे समझा। और वो मुझसे हमेशा एक ही बात कहते थे कि अगर तुम्हें अपने बच्चों से मिलना हो तो उनके पास चली जाना, उनसे मिलकर आ जाना। ये मत सोचना कि मुझे बुरा लगेगा या तुम्हारे ऊपर रोक टोक करूंगा। लेकिन मैं उनसे कहती कि जिन बच्चों ने आखिरी बार मेरा चेहरा तक नहीं देखा और इस पूरे 1 साल के अंदर उन्होंने एक बार भी मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा, मेरे जीने मरने की खबर नहीं ली, मैं कैसे उनसे मिलने जाऊं? मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और मैंने भी उनकी कोई खबर नहीं रखी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थी और एक दिन अचानक मेरे घर के गेट पर खटखटाने की आवाज़ आई तो मैं थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि उस वक्त मेरे पति भी घर में नहीं थे। मैं उठी और मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो जो लोग दरवाजे पर खड़े थे उन्हें देखकर मैं बहुत हैरान हुई। मुझे अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने क्या देखा है। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो लोग कोई और नहीं, मेरे अपने ही बच्चे थे। मैं सोच रही थी कि ये अचानक मेरे दरवाजे पर आकर क्यों खड़े हो गए। इन्होंने तो इस पूरे 1 साल के अंदर न मुझसे बात की,
और ना ही मेरा हालचाल पूछा। आज ये यहाँ पर क्यों आए हैं? कहीं ये मुझसे माफ़ी मांगने तो नहीं आए? इन्हें इस बात का एहसास तो नहीं हो गया कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया? मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पति के आने का वक्त हो रहा था और मुझे पता था कि वो भी अभी थोड़ी बहुत देर में आते ही होंगे। मैं उन्हें अंदर ले आई और मैंने उन्हें बैठाया। उन्होंने बैठते ही मुझसे ऐसी बात कही जिसको सुनकर मैं बहुत परेशान हुई और मुझे उनकी सोच पर बहुत ही अफसोस हुआ। पहले तो उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा था कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और ये लोग मुझसे माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं और कहने आए हैं कि माँ, हमने जो भी किया वो सब बहुत गलत था। आप हमें माफ़ कर दीजिए और आप भी हमारे घर आया करें, हम भी आपके घर पर आया करेंगे। लेकिन उन्होंने तो एक ऐसी बात कर दी जिसको सुनने के लिए मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी। ये एक ऐसी बात थी, इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। ये लोग इतने बेशर्म हो गए थे कि इन्हें एक बार तक शर्म नहीं आई थी। मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये शहर छोड़कर कहीं और चली जाएँ, क्योंकि हम ये ज़िल्लत भरी ज़िंदगी नहीं जी सकते। मैंने उनकी तरफ गौर से देखा, मेरी आँखें नम हो चुकी थी। मैंने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? ये मुझसे किस तरह की बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कौन-सा जुर्म कर दिया जो तुम मुझसे ये कहने आए हो? किस वजह से तुम लोग मुझे ये सब कहने आए हो? अब तो मैं तुम लोगों की मोहताज नहीं हूँ, अब तो मैं अपने पति के घर में रह रही हूँ, तो अब तुम लोगों को क्या परेशानी है? उस पर उन्होंने कहा कि मोहल्ले वाले और बाकी सब उन पर हंसते हैं और तरह-तरह की बातें करते हैं। जैसे ही हम गली से गुजरते हैं, तो लोग एक दूसरे के कानों में हल्के-हल्के बातें करना शुरू कर देते हैं। हमें बहुत बेइज्जती फील होती है। सब कुछ होने के बाद भी आपने इस उम्र में शादी क्यों की? आखिरकार आपको किस चीज़ की कमी थी? हमारी पत्नियां हमें हर वक्त ताने देती हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ही चालाक और मतलबी औरत है। जब तक उन्हें कोई और सहारा नहीं मिला था, तो वो हमारे साथ रहती थी, हमारे साथ ही खाती पीती थी और हमसे ही हर वक्त नाराज रहती थी। और जब आज उन्हें एक सहारा मिला, तो उन्होंने एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और एकदम शादी के लिए हाँ कर दी और यहाँ से चली गई। ये उम्र उनकी शादी करने की नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग आज फिर अपनी पत्नियों की बातों में आकर मुझे यहाँ बेइज्जत करने के लिए आ गए हो। तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए था। खैर, तुम लोग तो अपनी पत्नियों के पीछे पागल हो गए हो। मैंने उनसे कहा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमें जो आपको कहना था हम कह चुके। अगर अब आप एक हफ्ते के अंदर यहाँ से नहीं गई तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने उनकी बात सुनी और उनसे गुस्से में कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की? मैं अपने पति के साथ उनके घर में रहती हूँ। तुम लोग कौन होते हो मुझे ये कहने वाले कि निकल जाओ मेरे घर से? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम लोग मुझसे इस तरह की बात करोगे। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा है कि तुम लोग मेरे बारे में ये सोचते हो। तो फिर वो बोले कि आपको हमारी इतनी सी बात सुनकर इतना बुरा लग रहा है और हम जो इस समाज के ताने सुन रहे हैं, अपनी पत्नियों के ताने दिन रात सुनते हैं। आपको हमारी तकलीफ नज़र क्यों नहीं आ रही? अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटे शर्मिंदगी से बच जाएं, तो अभी भी आपके पास वक्त है। उस इंसान को छोड़ दें और हमारे साथ घर वापस चलें। आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। जो होना था वो हो गया। तुम लोग यहाँ से अभी इसी वक्त चले जाओ। वो वहाँ से गुस्से में उठे और चले गए। वो तो चले गए थे, लेकिन उनकी बातें हमेशा के लिए मेरे दिल में रह गईं। उनके जाने के बाद मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैं बहुत रोई। फिर मैंने खुद को संभाला और जाकर मुंह धोया और फिर जाकर दरवाज़ा बंद किया। मैंने अभी दरवाज़ा बंद किया ही था कि एक बार फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद वो लोग दोबारा मुझे धमकी देने आए हैं। मैं घबराकर दरवाजे के पास गई, तो फिर मेरे पति ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि दरवाज़ा खोलो। उनसे सामान लिया और जाकर अंदर रख दिया। उन्होंने मेरा चेहरा देखा। मैंने उनसे बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मेरी हालत देखकर पता चल गया कि यहाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर हुआ है। उसके साथ ही वो मेरे पीछे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? मैंने उनसे कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो मुझसे कहने लगे कि नहीं दिव्या, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे सच-सच बताओ, यहाँ क्या हुआ है? वो मुझसे पूछ ही रहे थे कि इतनी देर में मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने पूरी बात सुनी तो वो हैरान हो गए और कहने लगे कि पता नहीं क्यों
तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आखिरकार तुम उनकी माँ हो, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे संभाला और सहारा दिया और कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारे बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो तुमसे ज़रूर माफ़ी मांगेंगे और तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत मिली और फिर कुछ दिन के बाद मैं इस बात को भूल गई और फिर से अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहने लगी। मुझे पता नहीं था कि आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही कामयाब हो चुके थे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि ज़िंदगी एक बार फिर उन्हें मेरे दरवाजे पर ले आएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दुनिया मेरे बच्चों को जीने नहीं देगी और उन्हें ताने दे देकर बेइज्जत करती रहेगी। अगर उन्हें वक्त रहते समझ आ जाती तो आज उनके साथ ये सब नहीं हो रहा होता। और फिर आखिरकार कुछ यूं हुआ कि मेरी छोटी बेटी, जिसका पति एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत ज़्यादा अमीर था, उसका बिजनेस में लॉस हो गया, जिसकी वजह से उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और फिर जब वो अपने दोनों भाइयों के पास मदद के लिए गई, उसके भाइयों ने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया और उसको नाउम्मीद वापस भेज दिया। मेरी बेटी को अपने भाइयों के इस व्यवहार से बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो उनके पास किसी उम्मीद से गई थी, लेकिन भाइयों ने उसकी मदद नहीं की। ये मेरी वही छोटी बेटी थी जिसने मुझसे कहा था कि माँ, अगर आपने शादी की तो मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी और नहीं आपसे बात करूंगी। उसने तो मुझसे ये तक कहा था कि अगर आप मर भी गईं तो मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। उसकी इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था और चुप ही रही थी। आज जिंदगी ने उसी बेटी को ही मेरे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो बहुत ही परेशान थी, उसके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। मैं अपने भाइयों के पास इस उम्मीद से गई थी कि वो उसकी कुछ मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने भी उसकी कोई मदद नहीं की। वो दर बदर की ठोकरें खाने लगी और आखिरकार हालात उसे मेरे दरवाजे पर ले आए। एक दिन वो मेरे घर आई और उसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे लगा शायद ये भी मुझे धमकी देने आई है और कहने आई है कि माँ आप यहाँ से चली जाएं, या फिर ये भी मुझे कुछ ना कुछ बातें सुनाने आई है। लेकिन जब उसने मुझे पूरी बात बताई तो उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई और मैंने उसे गले से लगा लिया। मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी को बेबस और लाचार देख सकती थी। और फिर मैंने अपने पति से अपनी बेटी के बारे में बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जितनी भी चाहें अपनी बेटी की मदद कर सकती हो। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी है। और फिर मैंने अपनी बेटी को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि अपने पति से कहो कि फिर से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे। लेकिन उसके पति ने ये पैसे लेने से मना कर दिया और वो कहने लगा कि मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता, मैं किसी और से उधार लेकर अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट करूंगा, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। तो फिर मैंने उससे कहा कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम अपने आप को पराया समझो, बल्कि तुम मेरे बेटे ही हो। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझसे मदद मांग सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम मेरे पैसों से अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट करोगे और जब भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो तुम बिना किसी शर्म के मुझसे मांग सकते हो। मेरे बार बार कहने पर उसने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। फिर मैंने उससे कहा, जब तक तुम अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट नहीं कर लेते तब तक मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। तो उसने कहा कि नहीं माँ, कि आप पहले ही मुझ पर बहुत एहसान कर चुकी हैं। फिर मैंने उससे कहा कि जब तक तुम अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट नहीं कर लेते तब तक मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। तो उसने कहा कि नहीं माँ, आप पहले ही मुझ पर बहुत एहसान कर चुकी हैं, अब और नहीं, मैं अब आपका कोई एहसान नहीं लूँगा। या ये आपकी बेटी ज़रूर है, मगर मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको अपने ही साथ रखूँगा। जो मैं खाऊँगा वो इसको भी खिलाऊँगा। आप हमारी फ़िक्र नहीं करें। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन मैं चाहती थी कि कुछ दिन मेरी बेटी मेरे पास रुक जाती तो अच्छा होता। मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आती है और उनसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा बहुत दिल करता है कि तुम सब लोग मेरे साथ रहो। अगर तुम चाहो तो एक हफ्ते के लिए मेरी बेटी को मेरे पास रहने दो। उसने मेरे बार बार कहने पर मेरी बात को मान लिया और कहा कि अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। मेरी बेटी और उसके दो बच्चे मेरे साथ रहने लगे। वो मेरे साथ रही तो उसको एहसास हुआ कि मैंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही था। एक दिन दोपहर में जब हम दोनों खाना खा रहे थे
खाना खाने के बाद वो मुझसे कहने लगी कि माँ, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा क्यों नहीं, बताओ क्या हुआ है? उसने कहा कि माँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मैंने आपको बहुत कुछ गलत कहा। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। आपने जो किया सही किया। मैंने उससे कहा कि बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो उस वक्त किया तुम्हें वो सब ठीक लगा, और अब जो तुम कर रही हो तुम्हें वो सही लग रहा है। अब तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। वो उठी और मेरे गले से लग गई। वो मेरे गले लगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, और फिर हमने बहुत देर तक बातें की, और फिर मैं अपने किसी काम में लग गई, और मैं उसकी कही बातें कुछ देर सोचती रही। कहीं न कहीं मुझे ये बातें खुशी भी दे रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी, और अब मुझे समझ रही थी। यही मेरे लिए बहुत था। और फिर दूसरे दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरी बेटी मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने उसे बहुत रोका और कहा कि मुझे काम करने की आदत है बेटा, मैं नाश्ता बना लूँगी। लेकिन उसने कहा कि माँ, मैं जब तक आपके पास हूँ नाश्ता मैं ही बनाऊँगी, मुझे भी काम करने दीजिए। उसके कहने पर मैं चुप हो गई, और फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। ये सुबह का वक्त था, हम अभी नाश्ता कर कर ही बैठे थे। फिर मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि माँ, इस वक्त कौन आ गया? इतनी सुबह, न जाने कौन है? मैंने उससे कहा कि बेटा तुम बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। जब मैं बाहर गई और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं, मेरे अपने दोनों बेटे थे। उनकी बेबसी और उदासी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आज मैंने उन्हें अंदर नहीं बुलाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज भी मुझे यहाँ पर बेइज्जत करने आए हैं, और कहने आए हैं कि हमने आपको एक हफ्ते का टाइम दिया था और आप अभी तक यहाँ से नहीं गई। उनकी यही बातें सुनने के लिए मैंने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ, तुम लोग यहाँ? तो उन्होंने कहा कि माँ, हमारी बात सुनिए, हमें अंदर आने दीजिए। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, तुम्हें जो कुछ भी कहना है यहीं खड़े होकर कहो, मैं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि माँ, आप गलत समझ रही हैं, हम आपसे सच में एक ज़रूरी बात करनी है। हम आपको बेइज्जत करने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आए हैं, क्योंकि हमारे साथ ज़िंदगी ने एक बहुत बड़ा धोखा कर दिया। हमें आपके सहारे की ज़रूरत है, एक ऐसा सहारा जो हमें संभाले और हमें हिम्मत दे। मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उनसे नाराज़ ज़रूर थी, मगर उन्हें यूँ परेशान नहीं देख सकती थी। कि उनकी बातें सुनकर मैंने उन्हें अंदर आने दिया, और जब वो घर के अंदर आए तो उन्होंने अपनी बहन को वहीं पर देखा। तो उन्होंने कहा कि बहन, तुम यहाँ कब आई? फिर मैंने उन्हें उनकी बहन के बारे में सब कुछ बताया। वो ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि आज हम भी ऐसे ही परेशान हैं जैसे कि कुछ टाइम पहले हमारी बहन थी। हमें भी आपके सहारे की ज़रूरत है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी बहन को नहीं समझा। जब उसे हमारी मदद की ज़रूरत थी तो हमने उसकी मदद नहीं की। हमने अपनी बहन का हक मारा। हमने अपनी पत्नियों की बातों में आकर आप दोनों के साथ बहुत बुरा किया। हमें माफ़ कर दीजिए। मैंने उनसे कहा कि बेटा, अब बताओ तो सही कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? उनकी शक्ल से ही साफ पता चल रहा था कि वो कितने बेबस और लाचार हैं। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जो बात उन्होंने मुझे बताई, उनको सुनकर मैं बहुत ही हैरान हो गई और परेशान भी। उन्होंने कहा कि उनके घर में 2 हफ्ते पहले चोरी हुई थी, जिसमें चोर अपने साथ सारे पैसे, ज्वेलरी और सब कुछ ले गए, और उनका बिज़नेस में भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। उनके पास अब कुछ नहीं बचा, बस एक घर ही है जिसमें हम रहते हैं। उसके अलावा अब हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी पत्नियां जो हमें हर वक्त आप दोनों के खिलाफ हमें चढ़ाती थी, हमें माँ और बहन का ताना देती थी, बुरे वक्त में उन्होंने हमें छोड़ दिया और वो हमारे बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई। जिस घर को हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत से बनाया था, हमने वो घर भी बेच दिया था और वो पैसा बिजनेस में लगा दिया, मगर वो बिजनेस भी ज्यादा नहीं चला और हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। कुछ पैसे बचे थे तो उनसे हमने एक छोटा सा एक कमरे का घर ले लिया। अब बस हमारे पास वही है। हम बहुत ही परेशान हैं। हम आपसे और अपनी बहन से माफ़ी मांगना चाहते हैं, और हम बहुत दिनों से अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं, मगर हमें नहीं पता था कि वो आपके पास यहाँ पर है। हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, लेकिन हम आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपको इतना गलत समझा और इतना बुरा भला कहा, शायद इसीलिए आज हमारे साथ ये सब हो रहा है। इतना कहते ही वो दोनों भाई मेरे पैरों में गिर गए
और मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। मैंने उन्हें हिम्मत दी कि बेटा, तुम दोनों को मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारी कामयाबी और लंबी ज़िंदगी के लिए हर वक्त ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकती। तुम लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। अगर आज तुम्हारे पिताजी भी जिंदा होते तो वो भी तुम्हें इस हाल में नहीं देख पाते, और मैं भी परेशान हूँ तुम्हें इस हाल में देखकर। फिर मैं अपने दोनों बेटों को अपने पास रुकने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मेरे घर रहने से मना कर दिया, उसके बाद वो मान गए। मेरी बात मानने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वो यहाँ पर नहीं रहते तो पता नहीं कहाँ जाते। उनकी पत्नी अभी अपने बच्चों को लेकर उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। मैं उनका एक आखिरी सहारा थी, और मैं भी उनकी मदद करने से मना कर देती तो फिर वो बेचारे क्या करते। और मैं उनकी माँ थी, मैं उन्हें परेशान कैसे देख सकती थी। इसलिए मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। मैंने उनसे कहा, जो मैं खाती हूँ मैं वो तुम लोगों को भी खिलाऊंगी, लेकिन एक परेशानी ये है कि मुझे पहले अपने पति से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती। मैंने उन्हें अपने पास रुकने के लिए तो कह दिया था और वो मान भी गए थे, मगर मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अगर रविंद्र ने इन लोगों को यहाँ रुकने से मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी। लेकिन मुझे अपने पति पर पूरा यकीन था कि वो कभी भी मुझे मना नहीं करेंगे। वो मुझे समझते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। आज शाम जब वो वापस आए तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे बेटों के साथ ये सब हुआ और मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ रहें। उन्होंने मेरी बात सुनी तो वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। और वो मुझसे कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने मेरे बेटों को अपने घर में देखा तो उन्हें मेरी बात पर यकीन आया और मेरी बात को वो समझने लगे। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो वो कुछ देर के लिए चुप हो गए। मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगी कि पता नहीं अब रविंद्र क्या कहेंगे। लेकिन फिर वो मुस्कुराकर बोले, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, इस घर पर जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी है। तुम इस घर की मालकिन हो और तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहें क्योंकि वो परेशान हैं और उनका तुम्हारे अलावा कोई और सहारा नहीं है, तो तुम उनकी माँ हो और तुम उन्हें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकती। इसलिए तुम्हें जो भी ठीक लगे तुम वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जैसे ही उन्होंने ये बात कही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया और कहा कि है ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इतना अच्छा पति दिया, जो मुझे इतना ज़्यादा समझते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब मेरे दोनों बेटों ने अपने बहनोई के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। वो तीनों अब यही चाहते थे कि वो जल्द से जल्द कामयाब हो जाएं। वो दिन रात एक कर रहे थे और दिलो जान से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे रहे, और फिर आखिरकार वो कामयाब हो गए। देखते ही देखते उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। इन लोगों का काम इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था कि अब इनके पास दूसरी कंट्री से भी ऑर्डर आने लगे थे। बहुत जल्द उन्होंने अपना वो सब कुछ वापस हासिल कर लिया जो उन्होंने अपनी नादानियों की वजह से खोया था। अब बात ये थी कि उनके बच्चे और उनकी पत्नियां जो उन्हें बुरे वक्त में छोड़कर चले गए थे, अब वो कहाँ होंगे। मैं अपने बच्चों से बहुत बार कह चुकी थी कि तुम चाहे जितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, चाहे जितना भी पैसा कमा लो, लेकिन अपनी माँ को कभी मत भूलना और अपने बच्चों को अपने घर में वापस ले आओ, क्योंकि इन सब पर तुम्हारे बच्चों का हक है। लेकिन वो मुझसे कहते कि माँ, जिन्होंने हमें बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया, जिस वक्त उन्हें हमारा साथ देना चाहिए था, हमारा सहारा बनना चाहिए था, उस वक्त वो हमें छोड़कर चले गए, तो अब कैसे हम उन्हें इस घर में वापस ले आएं। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं और फिर ये तो तुम्हारा अपना ही खून है। अपने बच्चे और पत्नियों को माफ़ कर दो और जाओ उन्हें ले आओ। जब वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेने गए तो उनके बच्चों की हालत बहुत बुरी थी। उनके मामा मामी उनके ऊपर बहुत जुल्म किया करते थे और उन्हें एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दिया करते थे। आज तो उन्होंने हद ही कर दी थी। उन्होंने बच्चों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। असल में मेरी दोनों बहुएं आपस में सगी बहनें थीं और उन दोनों की शादी मेरे दोनों बेटों से हुई थी, और ये दोनों बहनें बहुत ज़्यादा चालाक और तेज़ थीं। इन्होंने अपने भाइयों की ज़िंदगी में इस तरह से जहर घोला था कि उन्होंने अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और उन पर बहुत जुल्म किया करते थे। उनके भाई जब शाम को काम से आया करते थे तो वो अपने भाइयों को अपनी भाभी के खिलाफ चढ़ाती थी और बहुत बुरा भला कहती थी, जिसकी वजह से उन्हें एक दिन गुस्सा आया और वो अपनी पत्नियों को मारते पीटते उन्हें बुरा भला कहते
क्योंकि गुस्से में इंसान पागल हो जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। एक दिन उन दोनों बहनों ने एक ऐसी चाल चली और अपनी भाभियों को इस तरह फंसाया कि उनके भाइयों ने अपनी पत्नियों को घर से निकाल दिया और फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपनी बहनों की शादी कर दी। जब उन्होंने अपनी बहनों की शादी कर दी तो उन्हें पता चला कि गलती उनकी पत्नियों की नहीं बल्कि उनकी बहनों की हुआ करती थी। उनकी बहनें झूठ बोलकर उनकी पत्नियों के खिलाफ उन्हें चढ़ाती थी और उन्हें सारा सच पता चल गया। उनकी भाभियों ने सारा सच उनके भाइयों को बता दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बहनों को माफ़ कर दिया और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारने लगे, क्योंकि जो गलती वो पहले कर चुके थे, अब वो दोबारा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बहनों से कहा कि तुम हमारे घर नहीं आया करो, हम तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल लिया करेंगे। तो मेरी बहू के भाई महीने में एक बार उनके घर आते थे। मेरी बहुएं अपने भाइयों के घर नहीं जाती थी और जब वो बुरे वक्त में मेरे बेटों का साथ छोड़कर चली गई थी, तो अपने भाइयों के घर में रह रही थी। उनकी भाभियां उनसे बदला लेना चाहती थी और उनसे बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कुछ और टाइम उनके घर में रुकी तो फिर से पहले की तरह वो उनके घर खराब कर देंगी। क्योंकि मेरी बहू की आदत अभी भी वही थी और उन्होंने सुधारने का नाम नहीं लिया था। ऊपर वाले ने उन्हें समझाने के लिए उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी वो समझी नहीं और दोनों की दोनों बहनें सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो समझती थी कि कैसे वो अपने अहंकार में इस कदर डूब चुकी थी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें अपने अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। जैसे ये मुश्किल परिस्थिति में अपने पतियों का साथ देने की जगह वो उन्हें छोड़कर अपने भाइयों के घर चली गई थी। उनकी भाभियां उनसे पहले ही परेशान थीं और अब उन्होंने उन्हें अपने घर में ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। उनकी भाभियां उनसे घर का सारा काम करवाती, उनके बच्चों से काम करवाती और उनके साथ बहुत सख्त व्यवहार करती। जब उन दोनों के भाई घर वापस आते तो उनसे बहुत प्यार से बात करती और कहती कि तुम लोग काम मत किया करो, तुम लोग हमारे मेहमान हो। सारा दिन तो हम खुद काम किया करते हैं, इस वक्त भी हम खुद ही कर लेंगे, तुम काम मत किया करो। अब उनकी भाभियां बहुत ज्यादा चालाक हो चुकी थी, क्योंकि जो धोखा उन्होंने अपनी नंदों से खाया था वो उससे सीख चुकी थी। आज जब मेरे बेटे अपने बच्चों को लेने के लिए गए, उनकी भाभियों ने उन दोनों को और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और उन पर चोरी का इल्जाम लगाया। कहा कि ये हमारे घर से चोरी कर रहे थे, न जाने कितनी कीमती चीज चुरा चुके हैं। उन्होंने मेरी बहू को और उनके बच्चों को चोर बनाकर घर से बाहर निकाल दिया और ऊपर से मेरे दोनों बेटे अपने बच्चों को लेने के लिए चले गए। उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। अपने बच्चों की यह हालत देखकर वो बहुत परेशान हो गए। उनकी हालत ऐसी थी कि वो उन्हें पहचान नहीं रहे थे। फिर उन्होंने अपने बच्चों को लिया और अपनी पत्नियों से कहा कि हमें तुम दोनों की ज़रूरत नहीं, तुम दोनों ने जो धोखा हमारे साथ किया उसको हम कभी नहीं भूल सकते। अब हमेशा हमेशा के लिए दर दर की ठोकरें खाओ, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। तुम दोनों बहुत ही चालाक हो। अब हमारे फिर से अच्छे दिन आ गए हैं। हम अपने बच्चों को अपने पास ठीक से रख सकते हैं, उनकी परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने भाइयों के घर रहो। जैसे ही मेरी बहुओं ने मेरे बेटों के मुंह से ये शब्द सुने तो वो दोनों अपने पतियों के पैरों में गिर गईं और माफ़ी मांगने लगीं। कहने लगीं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज हमें उसकी सज़ा मिल गई। हम माफ़ी मांगते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हमने आपको अपनी माँ और बहन के खिलाफ चढ़ाया। हम माफ़ी मांगते हैं, आप हमें माफ़ कर दें। हम दोनों अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें एक आखिरी मौका दे दें। हम अब सुधर गए हैं, हमें माफ़ कर दें। हम कहाँ जाएंगे? हमारे भाइयों ने हमें घर से निकाल दिया। हमारी भाभियाँ हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ चढ़ाती हैं। हमारे लिए कहीं जगह नहीं है। हमें अपने साथ अपने घर लेकर चलें। मेरे बेटों ने उनसे कहा कि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो धोखा तुमने हम भाइयों को दिया है उसकी कोई माफ़ी नहीं। तुम दोनों की वजह से हमने अपनी माँ और बहन को गलत समझा, उनके खिलाफ हो गए, उन्हें बेइज्जत किया और तरह तरह के ताने दिए। तुमने हमें उनकी ही नहीं, हमें हमारी खुद की नज़रों में भी गिरा दिया। और फिर जब मेरी बहू ने मेरे बेटों से बार बार माफ़ी मांगी तो उन्होंने अपनी पत्नियों को माफ़ कर दिया और मेरे बेटे अपनी पत्नियों को मेरे और मेरी बेटी के पास लेकर आए। उन दोनों ने मुझसे और मेरी बेटी से रो रो कर माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने आपकी कदर नहीं की, आपको गलत समझा और न जाने आपके बारे में क्या क्या कहा। हमें हमारे गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है। अब हमें समझ आ चुका है कि हमने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी इन हरकतों की वजह से बात यहाँ तक आ गई कि हमारे पतियों को बिजनेस में भी इतना लॉस हुआ।
घर में जो कुछ भी था वो चोरी हो गया। हमारे भाइयों और भाभीियों ने हमें घर से निकाल दिया और इतना सब होने के बाद भी हमारे पतियों ने हमें माफ़ कर दिया। अब हम चाहते हैं कि आप भी हमें माफ़ कर दें। उन्हें ऐसा कहते हुए देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे वो सब कुछ याद आ गया जो उन्होंने कभी मेरे साथ किया था। वो दोनों बहनें मेरे बेटों को मुझसे इतना ज़्यादा दूर कर चुकी थी कि उन्होंने उस वक्त मेरी कोई बात नहीं सुनी, जिस वक्त मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। खैर, अब सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मेरी बेटी भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी और मेरे बेटे भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रह रहे थे। मेरी बेटी अपने घर चली गई। मेरे बेटे मुझे हर रोज़ मिलने के लिए आते और कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो मुझसे मिलने नहीं आए हों। अगर वो दिन मैं कभी बिजी होते तो वो रात में मुझसे मिलने ज़रूर आते और अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर आते। वो बहुत बार मुझसे कह चुके थे कि माँ, आप भी हमारे घर पर आया करें, लेकिन मैं अपने पति को अकेला छोड़ने की वजह से उनके यहाँ नहीं जा पाती। लेकिन मैं ऊपर वाले का हर वक्त धन्यवाद करती रहती हूँ, जिसने मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दिया। इस कहानी का मॉरल बहुत ही सीधा, सकारात्मक और जीवन से जुड़ा हुआ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार की असली ताकत प्यार, धैर्य, माफ़ी और एक दूसरे को समझने में होती है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले और सुधारने की कोशिश करे, वही सच में बड़ा इंसान होता है। सबसे पहली सीख ये है कि माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। माँ चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, वो अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचती। उसके लिए बच्चे कभी पराये नहीं होते। चाहे बेटों ने उसे अपमानित किया, गलत समझा, घर से दूर किया, फिर भी जब वो मुसीबत में आए तो माँ ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। इससे हमें समझ आता है कि सच्चा प्रेम बदले की भावना नहीं रखता। माँ का दिल नफरत नहीं पालता, वो सिर्फ दुआएं देता है। दूसरी बड़ी सीख ये है कि बुरे वक्त में ही अपने और पराये की पहचान होती है। जब तक सब कुछ ठीक चलता है, तब तक रिश्ते मजबूत लगते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब इंसान मुश्किल में हो। बेटों की पत्नी अच्छे समय में साथ थी, लेकिन कठिन समय में छोड़कर चली गई। वही माँ जो पहले ठुकराई गई थी, उसी ने सबसे पहले दरवाजा खोला। इससे ये सीख मिलती है कि हमें कभी अपने सच्चे रिश्तों की कदर कम नहीं करनी चाहिए। तीसरी सीख ये है कि दूसरों की बातों में आकर अपने ही लोगों को गलत समझ लेना बहुत बड़ी गलती होती है। बेटों ने अपनी पत्नियों की बातों में आकर माँ और बहन को ठेस पहुंचाई। गुस्से और अहंकार में इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है, लेकिन समय ने उन्हें सिखा दिया कि बिना सोचे समझे फैसला लेना नुकसानदायक होता है। इसलिए जीवन में धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है। चौथी बात यह है कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। बहुएं अपने घमंड में ये भूल गईं कि रिश्ते सम्मान से चलते हैं, चालाकी से नहीं। जब तक उनके पास सब कुछ था, उन्हें लगा कि वो सही हैं, लेकिन जब सब कुछ छिन गया तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि घमंड कभी भी स्थायी नहीं होता और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद भी उसमें गिर सकता है। अगर माँ चाहती तो अपने बेटों को माफ नहीं करती। अगर बेटे चाहते तो अपनी पत्नियों को हमेशा के लिए ठुकरा सकते थे, लेकिन माफी ने ही इस परिवार को फिर से जोड़ दिया। माफी कमजोर नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी ताकत होती है। माफ करने से दिल हल्का होता है और रिश्ते दोबारा जी उठते हैं। ये कहानी ये भी सिखाती है कि इंसान को कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। बहनों के भाइयों ने पहले अपनी पत्नियों के साथ अन्याय किया, फिर समय ने उन्हें भी वही दर्द महसूस कराया। इससे समझ आता है कि जो दर्द हम दूसरों को देते हैं, वो किसी न किसी रूप में वापस आता है। इसलिए हमेशा न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण सीख ये है कि परिवार में एकता और सहयोग से ही तरक्की होती है। जब बेटे और दामाद ने मिलकर मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, तब उनका कारोबार फिर से खड़ा हुआ। इससे पता चलता है कि मेहनत और आपसी विश्वास से खोया हुआ भी वापस पाया जा सकता है। इस कहानी में पति का सहयोग भी एक बड़ी सीख देता है। उन्होंने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और कहा कि घर पर जितना हक उनका है, उतना ही पत्नी का भी है। इससे ये संदेश मिलता है कि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी और सम्मान पर टिका होना चाहिए। जब जीवन साथी साथ देता है तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। सबसे अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन उन्हें जोड़ने में समय, धैर्य और सच्चे दिल की जरूरत होती है। अगर हर इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले और सुधारने की कोशिश करे, तो कोई भी परिवार बिखर नहीं सकता। जीवन में पैसा, सफलता और संपत्ति सब जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है परिवार का साथ। इस कहानी का सच्चा और सकारात्मक मोरल यही है
कि चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना हो जाएं, सच्चा प्यार और माफी रिश्तों को फिर से जोड़ सकते हैं। माता पिता का सम्मान करें, अपनों की बात सुने और कठिन समय में एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, क्योंकि अंत में इंसान के पास अगर कुछ रहता है तो वो उसका परिवार ही होता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे जितनी भी बदल जाएं, रिश्तों की नींव अगर सच्चे प्रेम और विश्वास पर टिकी हो तो उन्हें दोबारा मजबूत किया जा सकता है। कभी कभी समय हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें अपने ही फैसलों पर शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वही समय हमें बेहतर इंसान बनाने का मौका भी देता है। इस कहानी में बच्चों ने अपनी गलती को स्वीकार किया। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गलती करना गलत नहीं, लेकिन गलती मानना और सुधारना सबसे बड़ा साहस है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि किसी के कहने पर अपने रिश्तों को तोड़ देना समझदारी नहीं होती। जब इंसान दूसरों की बातों में आकर अपने ही लोगों से दूरी बना लेता है तो वो धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। रिश्तों में विश्वास बहुत जरूरी होता है। अगर बेटों ने पहले ही धैर्य से काम लिया होता और अपनी माँ की बात भी सुनी होती तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। इसलिए जीवन में किसी भी निर्णय से पहले सच्चाई को परखना जरूरी है। इस कहानी का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि बुरा समय हमेशा कुछ सिखाने के लिए आता है। जब बेटों के पास सब कुछ था तब उन्हें अपनी माँ की कीमत समझ नहीं आई, लेकिन जब समय ने उनसे सब कुछ छीन लिया तब उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ा सहारा माँ ही होती है। हमें अपने अपनों की कदर अच्छे समय में ही करनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। बहुओं की कहानी भी हमें एक सीख देती है। उन्होंने जब देखा कि उनके कर्मों का परिणाम उनके सामने आ चुका है तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। जीवन में बदलाव संभव है अगर इंसान सच में बदलना चाहे। किसी को हमेशा के लिए बुरा मान लेना सही नहीं होता। अगर सामने वाला सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो उसे एक और मौका देना चाहिए। यही परिवार की खूबसूरती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि परिवार में सबसे बड़ी ताकत एकता होती है। जब सब अलग अलग थे तो हर कोई परेशान था, लेकिन जब साथ आए तो हालात सुधरते गए। मिलकर मेहनत करने से व्यापार भी सफल हुआ और घर में खुशियां भी लौट आई। इससे ये समझ आता है कि मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। अंत में इस कहानी का सार यही है कि जीवन में प्यार, धैर्य, माफी और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। परिवार ही वो जगह है जहां इंसान बिना डर और बिना शर्त के लौट सकता है। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखें, अपनों को समय दें और कभी भी अहंकार को अपने प्यार से बड़ा ना होने दें। यही सच्ची सीख है और यही इस कहानी का असली सबक है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।